तो जेई मेन के जो क्वेश्चन है जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर सिंगल करेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों को बहुत 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 अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है तो कहीं ना कहीं उसके 99 परसेंटाइल तक पहुंचने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप स्टार्ट कर दीजिए यहां से भाई। पहले स्टेप में संकल्प पीवाईक्यू सीरीज और शंखनाद से आप क्वेश्चंस कीजिए और उसके बाद आप इस टेस्ट को लगाकर आप अपने कॉन्फिडेंस को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों। +4 या +8 तक भी आसानी से पहुंच जाते हो। मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर लास्ट 3 साल के जेई मेन के मल्टीपल शिफ्ट को अगर अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाए तो एक बात तो बहुत पक्की दिखने लग जाती है कि जिन बच्चों ने कैलकुलस और अलजेब्रा में इंक्लूडिंग वेक्टर एंड 3D अगर इन दोनों चीजों को बहुत 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 अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है तो कहीं ना कहीं उसके 99 परसेंटाइल तक पहुंचने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होकर बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक में क्या चीज तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा कोई भी पार्ट। आज के इस वीडियो के बाद जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स या जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज जो है वो आप अच्छी तरीके से कर पाते हो और किस किस चीज में अभी भी संघर्ष जारी है। और अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो अभी भी आप नहीं कर रहे हो बच्चों तो उसको बहुत अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी है और कहां से करना है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। आई एम आनंद अन्ना सर बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप मैथ्स कॉन्सेप्ट, है ना, जो जेई 2025 के पहले अटेम्प्ट के पहले आप सभी बच्चों को करना है। तो देखो बच्चों अगर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग इस चीज को समझे, है ना, इस चीज को समझे कि जो अलजेब्रा का पोर्शन है और जो कैलकुलस का पोर्शन है जैसा मैंने बताया कि दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अलजेब्रा में अगर हम शुरू करें, है ना, कहां से शुरुआत करें उसको सोचना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है बच्चों, है ना। अगर अलजेब्रा में अगर मैं सोचूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जैसे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इससे आप देखोगे हर एक अपने पेपर में ना कोई भी शिफ्ट उठा के देखोगे तो कम से कम एक है और बहुत बहुत सारे शिफ्ट में मोर देन 50% शिफ्ट में ऐसा देखा जा रहा है कि कम से कम उसके 2 सवाल आ रहे हैं। यानी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन करना कहीं ना कहीं आपके लिए +4 या +8 जैसी चीज है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं, किस शिफ्ट में 1 सवाल आ रहा है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करें तो देखो इसमें बहुत ज्यादा तो आप कठिन लेवल के सवाल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, है ना। इसमें मोस्टली जो होता है बच्चों उसमें एपी जीपी, है ना, कि जो बेसिक फंडे हैं टर्म्स लिखना, लाइक, है ना, कौन से टर्म को किस तरीके से लिखा जाता है, सम कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों पे आधारित बहुत सारे सवाल मिलते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे अगर हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करें और दूसरी साइड में हम अलजेब्रा का ही एक और टॉपिक पकड़ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप देखोगे क्या कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इन दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे इसके जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसके रूट्स दे देगा भाई अल्फा बीटा है ना, और कुछ इस तरह के कंडीशंस दे देगा कि भाई इसका अर्थमेटिक मीन है या इसमें एपी जीपी इस तरीके से हो सकता है, 3 डिग्री की इक्वेशन है और इन दोनों को कहीं ना कहीं मिक्स करके, है ना, एपीजीपी को मिक्स करके आपको एक सवाल बना के दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट या इस तरह के जितने भी सवाल है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, है ना। तो सब कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर जाकर आप इन सवालों को करना सीख जाइएगा तो मेरा मानना है आपका काम हो जाएगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगाना बहुत जरूरी है, जो आपको इस चैनल में बिल्कुल फ्री मौजूद है ना, संकल्प पीवाईक्यू सीरीज और शंखनाद सीरीज के रूप में, राइट। तो उनको आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेलिस्ट। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जो और कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारा सवाल आता है दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं, है ना। न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर भी आपके शिफ्ट में सवाल मिलता ही मिलता है। तो यहां से भी आप अगर देखिएगा, अगर बहुत ईमानदारी से इस पे काम कर लीजिएगा, है ना, बहुत ज्यादा अगर अपन अपने आप को परेशान नहीं भी करें, यानी कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले स्टेप पे अगर अभी भी आपकी अगर मैथ्स की जो फाउंडेशन है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं को करके जाना है, अगर आप इसके अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे उन बच्चों की हेल्प के लिए इस वीडियो को ज्यादा कोशिश कर रहा हूं बनाने की जो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर कहीं से वो शुरुआत कर ले तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे बच्चे।
तो अभी भी ऐसा ऐसा अगर बच्चे हैं जो अभी भी मैथ्स में सोच नहीं पा रहे कि यार शुरुआत कहां से करूं, व्हाट इज द पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट करूं, तो वो पॉइंट मैं आज आपके लिए t=0 डिसाइड करके बतला रहा हूं, है ना। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर और भी चीजें आप कर रहे हैं और आपने अच्छे से की हुई है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसमें आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मैथ्स आपका फेवरेट और स्ट्रांग चीज चल रही है तो। देन जो नेक्स्ट चीज है बच्चों, है ना, आपको ही पता है कि इन दोनों के अलावा आप मान लीजिए कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होके निकलती है बच्चों, वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, लेकिन जितना अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप इसका nth टर्म लिखना, है ना, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन लिखना वो अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उसके कॉफिशिएंट्स में बहुत आते हैं बच्चों, है ना भाई, कि x की इस पावर का क्या कॉफिशिएंट है ना, या फिर उसी में अगर तीन x की पावर्स का कॉफिशिएंट, उसके बीच में कोई एपी जीपी या इस तरह की कोई चीज इन्वॉल्व करके सवालों को पूछना। तो आप समझ रहे हैं ना कि इन तीनों टॉपिक को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल निकल कर आएगी। तो यानी बाइनोमियल थ्योरम में nth टर्म लिखना, उसके कॉफिशिएंट को लिखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल थ्योरम की कॉफिशिएंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से करिए। इसके बाद जो अलजेब्रा में चौथा इंपॉर्टेंट चीज पड़ेगा बच्चों, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सवाल हर सेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बच्चों देखो, बेसिक चीज तो इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जैसे इसका कॉन्जुगेट हो गया, मॉड्यूलस हो गया और आर्गुमेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर एक चीज जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आती है कि आप देखोगे कि वो क्वेश्चन जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना ही रहता है कि भाई एक सर्कल का लोकस होगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट से इस सर्कल का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर सवाल काफी सारा बना के रखता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं पूछता है। इट विल बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस जेड, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस, जैसे कि बोल देगा क्या कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरीके से मूव कर रहा है भाई, है ना, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 आइटा, इस तरह का कुछ भी बना के दे सकता है कि भाई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस वाले सर्कल या उसके अंदर मूव कर रहे हैं, आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतलाइए। तो जो बच्चे इस एक्सप्रेशन को सही तरीके से समझते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि भाई इस लोकस के वो पॉइंट्स पूछ रहा है जो 0,3 से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। तो किस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस वाली चीज को हैंडल करते हैं बच्चों, वो आपको शायद पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस तरह के सवालों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करके खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। 2024 में भी हर एक शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मतलब मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि अगर 10 शिफ्ट है तो 4 से 5 शिफ्ट में इस तरह के सवाल आपको मिल ही जाते हैं। देन बच्चों अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप पकड़ सकते हैं दैट इज योर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में भी आप देखोगे बच्चों की क्रैमर्स रूल के ऊपर जो सवाल है वो डेफिनेटली आपको मिलता ही मिलता है, यानी कि 3 प्लेन दे देगा ना, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई इन जेड दे देगा और बोलेगा कि भाई ये जो 3 इक्वेशंस हैं वो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है ना, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। इस तरह के सवाल आप काफी सारे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप देखना कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है ना भाई, कि जैसे होमोजेनियस इक्वेशन होता है उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर इन सब चीजों को आप गहराई से थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये सब मतलब टफ नहीं है। अगर थोड़ा बस वर्ड के साथ अगर अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिएगा तो इस तरह के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे आप फिर से +4 स्कोर कर सकते हो बच्चों, है ना। और जैसे बोल देगा क्या कि कभी 3 प्लेन्स दे देगा और बोलेगा कि दे आर मीटिंग इन अ लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। उसका सिंपल मतलब होता है कि अगर 3 प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, तो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्रैमर्स रूल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन को आपको उसमें अप्लाई करके दिखाना है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप ये जो अभी मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बतलाए हैं, अगर इनको सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में कहां शुरुआत करनी है, तो अगर इनको भी पकड़ के आप कर लेते हो तो मान के चलो कि ये आपके करीब से करीब 20 नंबर का तो सामान यही मौजूद है ना। 20 नंबर का सवाल इसमें मौजूद है। हो सकता है कि कोई बोले कि सर इसमें से मान लीजिए 2 नहीं आए तो 12 नंबर तो मान लीजिए। कोई बोले कि सर मेरे में ये नहीं था, ये नहीं था, मेरे में ये सब आ गया था, या कोई बोले कि सर मेरे में ये सब आ गया था, ये नहीं आया था। यानी कि आप 20 नंबर का मोटा मोटी मान के चलिए, उसमें अगर 1-2 नहीं भी कॉन्सेप्ट पकड़ में आए तो कम से कम 12 नंबर तो आप पकड़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हो गया। फिर आपका आता है बच्चों वेक्टर 3D।
वेक्टर 3D में आप मान के चलो कि अभी जो हमारा सिलेबस कर दिया है जेईई मेन ने, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हालांकि ये इंक्लूड नहीं करते हैं, बट 2024 का भी मैंने पेपर देखा, बेसिक लेवल पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लिया गया है। तो इसलिए आप इस चीज को समझिएगा कि वेक्टर्स पढ़ रहे हैं आप, तो देखिए डॉट क्रॉस से मैक्सिमम सवाल रहेंगे आपके, डेफिनेट सी बात है। और साथ ही साथ आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थोड़ी प्रॉपर्टीज का आइडिया होगा, तो आपका काम थोड़ा जल्दी होगा बच्चों। तो अगर आप में से कोई बच्चा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ लीजिएगा भाई, है ना। जितना आपको टीचर ने अगर क्लास नोट से बताया उतना कम से कम पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ वेक्टर में आप सभी को पता है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है ना बिटवीन टू लाइन, इस पे सवाल आता है कि आपके पास दो लाइंस दी हुई है ना, आपके पास दो लाइंस दी हुई है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी, है ना। इसी तरीके से दूसरी एक लाइन दी हुई है, आर वेक्टर इक्वल टू बी प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर। अब बोल रहा है कि भाई इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो दैट इज बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू। और अपॉन में आएगा आपका कितना, अपॉन में कितना आएगा भाई, मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू। और आप देखोगे इस पे सवाल आपका कम से कम, अगर हम वेक्टर 3D से मान के चले कि कुल मिला के अगर 3 सवाल आ रहे हैं ना, वैसे तो 4 तक भी आ जाते हैं बहुत बार, तो अगर कुल मिला के अगर हम मानते हैं कि इसमें 3 सवाल आ रहे हैं, तो एक सवाल इस पे जरूर आपको मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड आपका एक सवाल बच्चों जरूर मिलने वाला है। इसी के आगे अगर थोड़ा सा बढ़ जाओ तो दोनों लाइन की कोप्लेनरिटी का कंडीशन बहुत बार पूछ देते हैं। जो 3D वाले फॉर्म में अगर आप देखो तो किस तरीके से लिखते हैं हम लोग उसको गाइस, कि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और इधर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज लाइक a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0, है ना। इसी के आगे ये वाली चीज पूछ देगा आपसे। तो आप देखोगे क्या कि 3D के फॉर्म में दो लाइंस दी रहेंगी और बोलेगा क्या कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतला दो, या ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, इसकी कंडीशन के बारे में बात कर लो। तो आप मान के चलो कि 3 में एक सवाल तो आपको यही मिल जाएगा, यानी +4 तो ये पक्का है अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड यही बतलाता है कि ये सवाल तो आपको उनका, जैसे कहते हैं ना कि फेवरेट सवाल है, या उनके डेटा मतलब होता है ना, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है ना, कि जहां से हो सकते हो पेपर्स बनते हो, तो उस क्वेश्चन में मतलब ये एक मेरे ख्याल से मैंडेटरी टैग होता होगा कि भाई इसका एक सवाल उठा लेना। तो ये आप मान के चलो कि ये तो आपको मिल ही जाएगा। और फिर डॉट एंड क्रॉस वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी रहती हैं बच्चों, और इसको सीखने के लिए आपको बहुत मगजमारी नहीं करनी है, आपको बस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सल्टा लेना है ना। तो आप मान के चलो कि इस पे आप बहुत अच्छी अगर काम कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से इधर से आप +4 या +8 तक भी आसानी से पहुंच जाते हो। मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें बतलाई जाए बस उस चीज पे पहले उस पे फोकस कर लो, उसके बाद तुम्हारे जो समय है उसको और सब टॉपिक्स में भी आप यूज कीजिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन इन सब चीजों को थोड़ा पक्का कर लीजिए बच्चों, है ना। साथ ही साथ इसमें एक काम और करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि जेईई मेन में जो क्वेश्चन है ना, आप भी एनालाइज करके देखना है इसको, अगर आपको बस थोड़ा बहुत समय हो, है ना। तो जेईई मेन के जो क्वेश्चंस हैं, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर सिंगल करेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, है ना। जेईई एडवांस के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ना, वो जरूर पूछे जा रहे हैं। बहुत बार देखोगे कि आपके शिफ्ट में बिल्कुल वही सवाल आ गया जो जेईई एडवांस के किसी सिंगल करेक्ट में किसी ईयर में आया हुआ सवाल है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को भी या इंटीजर टाइप क्वेश्चन को भी करिए। मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है वो बता दिया कि ये पिन पॉइंट से यहां से शुरू करना है, और उसके बाद आप उस पर काफी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये वाली चीजें तो मेरी पूरी हैंडल हो जाए। उसके बाद अगर आपको काम करना है तो इन सब चीजों पे जरूर 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 फोकस करें बच्चों, है ना। तो जेईई में जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के फिर अगर हम अलजेब्रा में आते हैं, अगर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो यार मिनिमम तो आप मान के चलो कि इसमें इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, जो फिर से वही क्रैमर्स रूल की तरफ निकल जाते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन आपका इस बार मैट्रिक्स वाला होगा, है ना, काम वही क्रैमर्स रूल वाला ही करना होगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, इस तरीके की सॉल्विंग रही होगी। साथ ही साथ इसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज या एडजॉइंट से रिलेटेड सवाल काफी आते हैं भाई, है ना। एडजॉइंट बोल लो या फिर इनवर्स, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एडजॉइंट और इनवर्स मतलब इंटर रिलेटेड ही है ना, ये चीज है ना। और फिर एक इसमें और भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली चीज को जरूर देख लीजिएगा कि ट्रांसपोज करके हम किस तरीके से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चीजों को पहचानते हैं बच्चों।
तो ये जो पार्ट है, यानी कि अलजेब्रा में मैं पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतलब नहीं कह रहा हूं, मतलब अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस कठिनाई में फंसे हुए हो कि सर मैं इसमें क्या क्या चीजें देख लूं, कि मतलब उस देख लूं, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस लगा लूं, सो दैट कि हमारा जो है ये वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। तो बच्चों ये तो बात हो गई आपकी अलजेब्रा में जो टॉपिक्स है उनमें क्या क्या पार्ट अच्छी तरीके से करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू कैलकुलस, है ना। कैलकुलस में अगर हम बात करें बच्चों, है ना, कैलकुलस में अगर हम बात करें तो कैलकुलस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, और देखो अलजेब्रा में अगर काम कर लिए हैं, देखो परीक्षा 1.0 सीरीज जो है हमारी चल रही है ना, दिस इज लाइव ऑन माय ऐप अन्ना अकेडमी ऐप। तो आप अन्ना अकेडमी ऐप डाउनलोड करके इन सब चीजों की टेस्टिंग जो मैंने बताया कि जो अपन ये पोस्टमार्टम या इस तरह के जो सवाल हैं यहां पे भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहले स्टेप में संकल्प पीवाईक्यू सीरीज और शंखनाद से आप क्वेश्चंस कीजिए और उसके बाद आप इस टेस्ट को लगाकर आप अपने कॉन्फिडेंस को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग टू कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस वाले पार्ट में देखो लिमिट्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मानता हूं कि यार लॉपिटल रूल से हो जाते हैं, है ना। लॉपिटल रूल अगर नहीं पता यार तो फिर यार एक बार देख लेना, है ना, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो लॉपिटल रूल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे कि लिमिट्स के बन ही जाते हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो एक्सपेंशन पे चले जाएं, तो इसलिए बच्चों एक्सपेंशन थोड़े याद कर लेना। किस किस के एक्सपेंशन याद करने जरूरी है बच्चों? e की पावर x का एक्सपेंशन याद करना जरूरी है, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन याद करना जरूरी है, sin x cos x और tan x का भी एक्सपेंशन याद करना जरूरी है। सो दैट कि अगर कहीं आपका लॉपिटल वर्क नहीं कर रहा हो, पावर्स हाइयर हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के सहारे आप लिमिट के क्वेश्चन को +4 से तो क्रैक कर ही दो। ये मान के चलो एक सवाल तो आपका जरूर लिमिट का बनेगा ही बनेगा, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि आपको लॉपिटल और एक्सपेंशन जैसी चीजों का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, है ना। बहुत बार बच्चा सोचता रहता है कि मैं स्टैंडर्ड लिमिट लगाऊं, लेकिन लॉपिटल लगाए तो फास्ट हो जाता है यार काम, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि फर्स्ट थॉट इज कि लॉपिटल पे हम देखें सवाल क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लग रहा है कि बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है तो तुरंत से सोचो कि एक्सपेंशन से काम चला सकते हैं क्या, ठीक है। तो लिमिट के लिए तो ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन जनरली आते हैं, है ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन जनरली आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह की चीजों को संभाल सकते हैं, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से ही रिलेटेड आपको आते हैं, कि कहीं ना कहीं यहीं पर बच्चा कठिनाई महसूस करता है। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर कर सकते हैं तो बस बहुत आसान हो जाता है फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला गेम क्रैक करने में, राइट। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में तो ये वाला खेल है आपका, ठीक है। लेकिन लिमिट आप चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो आप मान के चलिए कि ये जो dy बाई dx से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करने वाली जो चीज है, यानी कि मोनोटोनिसिटी की बात करें तो इस पे सवाल रहेगा। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा पूरा बहुत सारा करना है, अगर कर सकते हो तो कर लो यार, मना नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं कर सकता, तो बेसिक लेवल पे मोनोटोनिसिटी जरूर उखाड़ लेना। साथ ही साथ अगर आपको ग्राफ बनाने में अगर डिफिकल्टी होती है तो आप मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर को देख सकते हैं, अन्ना ओजी सॉल्यूशन वाला। इसमें करीब करीब 24 शॉर्ट्स हैं, है ना। और ये कहीं ना कहीं आपको ग्राफ्स में आपको काफी ज्यादा मदद पहुंचाने वाले हैं, और ग्राफ्स अगर कर लो तो भी कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट गाइस। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर भी सवाल मिल ही जाएगा। और इसमें बिल्कुल मत घबराना कि मोनोटोनिसिटी में बहुत कठिन लेवल के सवाल आते हैं, बहुत इजी लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तो बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में जाए ना दोस्त, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारा टाइम लगा दे, भाई बहुत सारा टाइम तो है ही नहीं अपने पास, है ना। तो कम से कम इंडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल जरूर अच्छे से कर लेना भाई, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला। और एक चीज होती है मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट। इन दोनों चीजों पे आप मान के चलो कि सवाल रहता है, जिसको मैं कुटर पुटर भी कहता हूं। तो अगर हम बहुत स्पेसिफिक होकर अगर देखें तो हम सब्स्टिट्यूशन और मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट, ये दो चीजों को अच्छी तरीके से फोकस कर लें। इंडेफिनिट में बहुत ज्यादा समय लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और बाकी अगर बाई पार्ट्स वगैरह आता है तो देखो बाई पार्ट्स और ये सब चीजें तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेन चीज है सब्स्टिट्यूशन और आपका मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट, ठीक है। और एक चीज और देख लेना, अगर देख सकते हो तो रिडक्शन फॉर्मूला।
है ना, आईएन वगैरह के भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए बेसिक तो मैं यही दोनों के बारे में बोलूंगा कि आप कीजिए क्या काम, है ना। डेफिनेट में बात करें बच्चों, डेफिनेट में आप मान के चलो, डेफिनेट है ना, कि किंग एंड क्वीन वाली जो प्रॉपर्टी होती है, किंग क्वीन जैक वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पे एक दो सवाल आपको मिल ही जाएंगे। तो यानी किंग एंड क्वीन वाली जो प्रॉपर्टीज, उसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। लेबनिज का जो फॉर्मूला है ना, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, उस पे सवाल रहते ही रहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम पे भी क्वेश्चन रहता है। तो बहुत ज्यादा अगर आपको डीप में नहीं जाना है तो आप ये तीन चीजें पकड़कर इनके जो सवाल है उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए कम से कम, है ना। यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। बाकी अगर ये और ये काम अगर आपका हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैं टच करूं तो क्या देखूं सर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप टच करें तो क्या देखो, तो भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल, ये दो चीज पे सवाल रहता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल के जो सवाल है बच्चों, ये रहते ही रहते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगा पाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाने का, तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आपसे नहीं भी बनते हैं तो डोंट वरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल वाले टाइप पे चलो जरूर जाएं। एरिया अंडर कर्व बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आप बेसिक ग्राफ बनाना सीख चुके हैं तो मेरे ख्याल से एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बच्चों क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी कैलकुलस की, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना है क्या सर, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो बहुत ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये जो tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, इस तरह की जो वैल्यूज हैं बच्चों, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो। और आइडेंटिटीज का भी काम थोड़ा कर लेना यार, है ना। आइडेंटिटीज को भी एक दो बार करके देख लेना। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अच्छा कभी कभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, है ना। कंपाउंड एंगल में कभी कभी कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो के जो सवाल हैं वो आ जाते हैं कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ सीधा हो जाता है। या और ये जो वैल्यूज हैं tan 15 cot 15 tan 75 cot 75 tan 22.5, है ना, इस तरह की जितनी वैल्यू है ना, sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, तो इस तरह की जो वैल्यूज है उसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिए और ये काम कर लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत सही रहेगा, ठीक है। कोनिक सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि क्या चीज कर ले सर, तो कोनिक सेक्शन में आप एक्सेंट्रिसिटी, लेटरल सेक्टम का लेंथ, ये सब जो होता है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का, वो अच्छी तरीके से कर लीजिए। और इसमें मुझे लगता है कि एक आध सवाल आपको हो सकता है मिल जाए तो आप काम कर जाए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें से मैं कुछ टॉपिक्स, तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप स्टार्ट कर दीजिए यहां से भाई, है ना। आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने बोला है, पहले तो उन टॉप कॉन्सेप्ट्स को, आप टॉप नॉच कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद आपको उसके बाद जो भी खेलना है उसके बाद खेलते जाइए, सो दैट कि आपका भी जो जेईई 2025 में जो पहला अटेम्प्ट है वो बहुत शानदार जाए। लास्ट में मैं बोलूंगा कि दो चीजें हैं जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। एक तो आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके कर लीजिएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है बच्चों। और साथ ही साथ दूसरा है रिलेशन, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, सेट वगैरह से रिलेटेड जो सवाल है ये बिल्कुल आते हैं। ये दोनों मिला के आपके +8 जरूर कर जाएंगे बॉस, +8 जरूर कर जाएंगे। किसी को लग रहा है कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता दीजिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है। तो देखो यार, एक बेकर्स मेथड होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या कि आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट चीजों के भी डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल आता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड एक तो क्वेश्चन रहते हैं, और दूसरा बहुत बार जब अरेंज करते हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कॉमन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसी पे सवाल जनरली बनाए जाते हैं बच्चों। तो इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से करके, मेरा मानना है कि आप भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और जरूर लिखकर बताइए कि इनमें से कितने कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे अच्छे हैं ना, इसके ऊपर के जो सवाल है वो जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, और भी किसी चीज के बारे में जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।